अब देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है वो खास करके पैसे के लेन देन के ऊपर डिपेंड है। आप जानते हो कि दो प्रकार से टॉपिक आएगा, एक तो एग्जाम में तो आने वाला है, उसी के साथ में अगर आप कहीं पर भी कोई भी आपको लोन चाहिए, किसी से पैसे उधार लेने, तो आप पैसे उधार लेने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फैमिली से पहले बात करेंगे। सबसे आसान होता है फैमिली से पैसे लेना। रीजन क्या होता है, फैमिली के पास क्यों अप्रोच करते हैं हम लोग? अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं सबसे पहले तो फैमिली से ही मांगूंगा। और फैमिली में या तो पेरेंट्स आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, जो भी है जो आपसे बहुत अच्छी तरह से रहता है, जो आपको पैसे दे सकते हैं, उनसे ही सबसे पहले पैसे लिया जाता है। क्यों लेते हैं फैमिली से पैसे? रीजन क्या हो? इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ऐसा कभी हुआ है फादर से पैसे ले रहे हैं और फादर कह रहे 1 लाख लेके जा, 1 लाख 10 रुपए देना है, 10,000 देना है? नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है जितना पैसा ले उतना ही देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है, इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा है, दूसरी चीज मन मर्जी के हिसाब से देना पड़ता है। ऐसे फोर्स नहीं होगा अभी देना है, कब्जा कर लेंगे घर के ऊपर, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। उनको पता है कि बहुत आसानी से जब अपने पास पैसा है वैसे दे दो। लेकिन एक लिमिट होती है पैसे मांगने की भी, अगर आप फैमिली से पैसे ले रहे हो। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, अभी के हिसाब से आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पास पैसा है, आप ज्यादा से ज्यादा उसको 1 लाख रुपए मांग सकोगे। बहुत ही अच्छा दोस्त है, 10 लाख रुपए 25 लाख रुपए नहीं ला पाएंगे। उसके पास होगा तो भी वो नहीं दे पाएगा। उसका एक रीजन हो जाता है, उसको पता है कि अगर मैं इसको 10 लाख रुपीज दे रहा हूं तो मुझे वो उतना ही देगा। लेकिन अगर मैं 10 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ज्यादा पैसे मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वहां से मैं पैसे कमा सकता हूं। तो पैसे के लेन देन के ऊपर ये बहुत अच्छी तरह से टॉपिक वर्क करेगा। इस टॉपिक में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि पैसे वर्क कैसे करता है, किस प्रकार से लोग कमाते भी है, और आप उसमें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा लोन लेते समय कैसे लोग ज्यादातर फंस जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे केस स्टडी बताऊंगा कि जो बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज है और जो लोगों को अच्छी तरह से अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। लोगों को सब कुछ पता होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग फंसते क्यों है, उसका रीजन भी आज हम लोग समझाएंगे। इसी टॉपिक में आपको यह भी पता चलेगा क्रेडिट कार्ड का सही मतलब क्या है। क्रेडिट कार्ड सच में आपकी भलाई के लिए बनाया गया है या आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया है? सब कुछ चीजें दो प्रकार से अप्रोच रखेंगे टॉपिक का। एक, मेरी एग्जाम में 100% मेरा टॉपिक बनना ही चाहिए। उसी के साथ ये टॉपिक पैसे के ऊपर आने वाला है, तो डेफिनेटली आप सभी को पैसा कमाना है और पैसा लगने ही वाला है, तो उसको हैंडल कैसे करें। ठीक है, तो अब बात समझ लेते हैं कि टॉपिक की शुरुआत कैसे होगी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई तो पर्सन है, इस पर्सन की बात करते हैं। ये पर्सन है और इस पर्सन को पैसे की आवश्यकता है, पैसे की इसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये जानता है इसको ज्यादा पैसा चाहिए और उसको तो फैमिली नहीं दे पाएगी, उतना पैसा नहीं है। तो ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन सबसे पहले पैसे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक के पास अप्रोच करेगा। बैंक के पास ये पैसे के लिए जा सकता है। आप सभी जानते हो बैंक इसको पैसा दे सकते हैं। अब बैंक देते समय उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। पहले आमतौर पे बैंक सभी को पैसा नहीं देती थी। आज के डेट में सभी को पैसा बैंक से मिल जाता है, अगर आपका आईटीआर करेक्ट होगा, आपका सब कुछ आप प्रोसेस प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे। तो आज बैठ देती है, तो ये क्या कर रहा है, ये पर्सन बैंक के पास जाएगा और बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट करेगा कि मुझे इतने पैसे बैंक से चाहिए। तो जो पैसे ये डिमांड करेगा, उस पैसे को हम लोग कहेंगे इस वर्ड एज द प्रिंसिपल। इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को और एक नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहेंगे सम। और इसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग ऑलवेज इज द लेटर इज द पी। तो पी का मतलब हुआ कि आपको जितना पैसा चाहिए, आपने मांगा किससे है पैसा, बैंक से, तो बैंक आपको पैसे कितने देने वाली है, पी इतना पैसे देने वाली। अब देखो ध्यान से, इसने पी इतना पैसा बैंक से मांगा। अब पी बैंक आपको इस पर्सन को पैसा क्यों देगी, रीजन क्या है, क्यों देगी बैंक पैसा, क्या रहता है? अगर कोई भी पर्सन बैंक में पैसे के लिए जाता है तो बैंक पैसा क्यों देती है, इसका रीजन क्या है? हाँ, नहीं यार, रिक्वायरमेंट थोड़ी है, आजकल रिक्वायरमेंट को किसको पड़ी है? बैंक में अगर मैं पैसे के लिए जा रहा हूं तो बैंक हमें पैसा क्यों देगी, लोन क्यों देगी, लोन क्यों देगी बैंक? इंटरेस्ट। बैंक तो चालाक है ना, बैंक तो उधार इस वजह से देगी, बैंक को पता है ये पैसा जब मैं इसमें दे रही हूं तो ये मुझे उसके बदले कुछ तो इंटरेस्ट देने वाला है, देने वाला है कि नहीं। तो बैंक जब पैसा देगी तो हम लोग कहेंगे, बैंक कहेगी उसके ऊपर लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तब जाके बैंक आपको पैसा देती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लगा जाता है इसे हम लोग प्रेजेंट करने वाले इज द सिंबल आर से, और ये हमेशा परसेंटेज में लगता है। जब भी हम पैसे उधार लेते हैं तो वो परसेंटेज में लगता है। जैसे मान लो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 10%, तो 10% का मतलब क्या है, अगर 100 के ऊपर कितना पैसा, 10 रुपए आपका इंटरेस्ट लगेगा। यानी आपने बैंक से 100 रुपीज उधार लिए, तो रिटर्न करते समय आपको 110 रुपए उसको वापस करना पड़ेगा।
तो बैंक तो पैसा देने के लिए चाहती है क्योंकि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे। अब ये यहां तक समझ में है। अब बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया और लगा दिया। फिर एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक पैसे देने के बाद ये भी देखेगी कितने दिन के बाद में ये पर्सन क्या करेगा, पैसा रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा कि नहीं, तो बैंक कहेगी कितने दिनों के लिए पैसा चाहिए, वापस कब चाहिए। तो जो टाइम होगा उसको हम लोग टाइम से प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर जो तीसरी टर्म आएगी वो टाइम आएगा, और टाइम की वैल्यू को हम लोग यन से प्रेजेंट करेंगे। यन इज द टाइम। टाइम की वैल्यू हर बार जो आएगी वो ऑलवेज होगी नंबर ऑफ ईयर्स में। यहां पर कभी भी जो ये वैल्यू काउंट की जाती है वो ऑलवेज इन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड है। एक, पैसे कितने लिए जा रहे हैं, कितने रेट से लिए जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए लिए जा रहे हैं। अब बात समझे, ठीक है, दोनों प्रकार से स्टडी करना है, मैंने वही अप्रोच बनाया था। जब हम लोग बैंक के पास पैसे जाते हैं मांगने के लिए, तो ये कौन तय करता है, ये कौन कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, कस्टमर कहता है भाई मुझे इतना पैसे चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है, बैंक। आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते 8% से दे दो ना सर, थोड़ा कम करके दे, नहीं देगी, वो तो उसका रूल है, बैंक टू बैंक वेरी करेगा। ये कौन तय करेगा, कस्टमर। ये दो चीजें हम लोग तय करते हैं, बैंक एक ही चीज तय करती है, और वो कहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट करती है। तो इसके बाद में बैंक ने आपको पैसा दिया, तो बैंक क्या करेगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब इंटरेस्ट नाम की क्या बला है उसको समझ लेते हैं। बैंक कहती है कि भाई चलो मैं पैसा तो दे रही हूं, लेकिन आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है, आम भाषा में इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा, इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा मनी। इंटरेस्ट को कहेंगे एक्स्ट्रा मनी, ज्यादा पैसे। और ये ज्यादा पैसे कौन देगा, बैंक को आप वापस, हम लोग वापस करने वाले, इसे इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मनी। तो फिर इंटरेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं, बेसिकली ऊपर ऊपर की अगर बात करें जस्ट बेसिक, तो सभी पर्सन को पता है इंटरेस्ट के दो टाइप है। पहला कौन सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी बैंक को पहला दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा टाइप क्या है बैंक का, मतलब इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बैंक पैसे देते समय ये दो चीजें को ध्यान में रखते हुए देती है, सिंपल इंटरेस्ट से देगी नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से देगी। ठीक है, तो ये बैंक को पता है कि जब ये पैसा वापस आएगा तो ये पर्सन उसे इंटरेस्ट देगा, और वो पैसा इंटरेस्ट देते समय सिंपल इंटरेस्ट नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से देगा। अब एक ऐसा भी टाइम आएगा कि हम लोग क्या करेंगे, बैंक को पैसा वापस करने में जाएंगे। तो जब पर्सन बैंक को पैसा वापस करेगा उस चीज को कहा जाएगा अमाउंट। जब हम लोग पैसे वापस करने वाले, रिटर्न करने वाले, उसे क्या वर्ड यूज करेंगे, अमाउंट। अमाउंट का मतलब पैसा वापस करना। अब बताओ, जब ये पर्सन पैसा इसने पी लिया, इंटरेस्ट इसको आए लगा, तो जब पैसा वापस करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी प्लस इंटरेस्ट। पी प्लस इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अमाउंट की फॉर्मूला क्या बना सकता है, पी प्लस कितना, आय। आय का मतलब इंटरेस्ट। अब आय के ऊपर डिपेंड है आप कौन से इंटरेस्ट से पैसा लिया जा रहा था। स्टेप समझ में यार, नोट डाउन कीजिएगा। बात की कि पैसा कहां पर नजर आया आपको, पैसा प्रिंसिपल पैसा है, टाइम पैसा नहीं है अभी के हिसाब से। इसमें वैसे तो टाइम इज द मनी कहा जाता है, ठीक है, तो टाइम तो यहाँ पर पैसा नहीं हो रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा नहीं है, इंटरेस्ट पैसा है, कितना पैसा मिला। पैसा रिटर्न करने चले गए तो अमाउंट इज ऑल्सो पैसा है। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, अमाउंट की। अगर मुझे पैसे को अरेंज ही करना है, वैल्यू के हिसाब से अगर देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा अमाउंट की होगी। अमाउंट के बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। क्या होता है आपने, अब ध्यान से समझिए। अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया बैंक से, तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दोगी क्या, नहीं देंगे। दूसरी क्या होगी, प्रिंसिपल होगी। इसका चार्ट ध्यान में रखना, अमाउंट के बाद में आएगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद में क्या आना चाहिए, सबसे लास्ट में इंटरेस्ट। ये सबसे आखिर में होना चाहिए इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ये स्टेप समझ में आ रही, ठीक है। यही अगर आपने रियल लाइफ में फॉलो किया तो समझ लेना आप सही ढंग से, आपको नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज, और आप व्यवहार अच्छी तरह से कर सकते हैं। आधे से ज्यादा जनता घर के चक्कर में इसको चेंज कर देती है। कैसे चेंज करके, बैंक से लोन लिया, घर के लिए लोन लिया प्रिंसिपल का, ठीक है, 50 लाख का लोन ले लिया, 50 लाख 60 लाख, क्योंकि घर तो उतना ले आएगा। इंटरेस्ट पेड किया 2 करोड़ का, 1 करोड़ प्लस, डबल से ज्यादा पैसा दिया जाता है। यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पा रहे। कभी कभार देखिएगा सर इंटरेस्ट ज्यादा हो गया प्रिंसिपल कम है, तो आप लॉस में हो, आप गलत डायरेक्शन ले रहे हो। ऑलवेज पैसे लेते समय या देते समय, कहीं पर भी देते समय तो ठीक है, लेकिन ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, प्रिंसिपल आपका उससे कम होना चाहिए, सबसे कम क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चला।
उसके बाद में आपने जो भी पैसा लिया था इसके ऊपर आपका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इस पैसे के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट, इसके ऊपर फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। ये ध्यान में रखना, हम लोगों ने जो भी पैसा लिया था उसके ऊपर क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। तो पी के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता है, अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग कभी कभार कहेंगे, अगर मान लो ये जो पैसा है आपने बैंक से पैसा लिया, ठीक है, आपके पास पैसा है, ऐसे समझ लेते हैं। कभी ये बहुत बार लोग करते हैं, पैसे आया बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, होता है कि नहीं। पैसे आए बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक में डिपॉजिट करने के बाद पैसे सेम रहते हैं या बढ़ते हैं, क्या लगता है, सेम रहते हैं या बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। बैंक में तो पैसे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं या छोटा बढ़ते हैं, कम बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, कम बढ़ते हैं। मैक्स टू मैक्स 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक, उससे ज्यादा नहीं देती। तो बैंक में पैसे रखने के बाद अगर बढ़ते होंगे तो मैं हम लोग इनडायरेक्टली ऐसे भी कहेंगे कि किसी के पास पैसा है वो कन्वर्ट होके, कन्वर्टेड, पैसा इज कन्वर्टेड, कन्वर्टेड, पैसा कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होगा, पैसा अमाउंट में बदल जाएगा। कभी कभार आपको कि सर मैंने इतना पैसा रखा था बैंक में, वो इतना बन गया, इतना बनने का मतलब पैसे किस में चला गया, अमाउंट में चला गया। ये स्टेप समझ में आ रही है, पैसा अमाउंट में जाएगा। तो अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला तो अभी देखा था, अमाउंट को ए से प्रेजेंट करेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी, पी प्लस क्या, आई, आई का मतलब इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, अमाउंट यानी पैसा आप जो रिटर्न करोगे, ठीक है। तो मैंने पूछा यार प्री की वैल्यू कितनी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी, कितना, ए माइनस आई, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। अगर किसी ने पूछा चलो बताओ इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट कैसे निकाला, अमाउंट में से पी क्या करना है, माइनस। पूरा टॉपिक में ऐसे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। अब मान लिया कि पैसे निकालेंगे कैसे, अमाउंट क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। फिर मैंने कहा चलो यार ये पता होने के बाद इंटरेस्ट जो है वो दो टाइप का है, कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा बेसिकली देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, एक यहां पर लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट और यहां पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड दोनों को साथ में रखना है कि क्या डिफरेंस क्या आता है सिंपल और कंपाउंड में, ठीक है। क्या लगता है सिंपल इंटरेस्ट से लोन मिलना चाहिए या कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको लोन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है और आप बैंक में चले गए, बैंक कहती है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट से दूंगी, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, किस इंटरेस्ट से लोन मिलना चाहिए, आप कौन से इंटरेस्ट में जाओगे, सिंपल इंटरेस्ट में जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा तो आसान भी होगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी है कोई भी बैंक इससे इंटरेस्ट नहीं, ये रियलिटी है। कैलकुलेट तो कर रहे हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट है, अब भी कभी भी सिंपल इंटरेस्ट से लोन मिलता ही नहीं है। फिर आपको सर सिंपल इंटरेस्ट से लोन नहीं मिलता तो क्यों पढ़ाता है, उसका रीजन क्या है, जो इंप्लॉय बैंक का ही है उसी को सिंपल इंटरेस्ट से जाएगा। यानी आप कोई भी बैंक में काम करते हो, आप कोई भी इंप्लॉय हो, ठीक है, मे बी क्लर्क हो, पीओ हो, कोई पर भी हो, तो उसी बैंक का आपको सिंपल इंटरेस्ट से लोन मिल जाएगा। लेकिन आपने ऐसा किया, मैं बैंक में क्लर्क हूं, मैं जॉब तो कर रहा हूं, 50 लाख का लोन ले लिया, बहुत रेयर इंटरेस्ट से मिलेगा, 5% से लेस में मिल जाएगा। और आप पीओ बन के दूसरे बैंक में जाना चाहोगे तो 5% था ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो जिस बैंक में हो उसी बैंक में रहो तो ही 5% से मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट है। पकड़ के रखा इंप्लॉय को, बैंक भी चेंज नहीं कर सकते, पोस्टिंग बढ़ाना है अपने बैंक में बढ़ाओ, दूसरे बैंक में नहीं जा सकते। मन कर रहा है आरबीआई ज्यादा देता है सर वहां पर चला जाओ, स्विच नहीं कर सकते, जॉब स्विच करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये इसमें चला जाएगा। तो आसान होता है सिंपल इंटरेस्ट से मिले। अब सिंपल इंटरेस्ट में खासियत क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या कहते हैं, सेम इंटरेस्ट होता है, सेम इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में सेम इंटरेस्ट लगेगा। सेम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इसमें जो पैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, अगर आपका R% सेम है तो ये क्या होगा, सेम ही होगा, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरेस्ट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसमें सिंपल सा कहा जाएगा इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट। इंटरेस्ट इज अ कांस्टेंट, सिंपल, हर साल का इंटरेस्ट सेम ही होगा, कोई भी झंझट नहीं है। फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे है, तो सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैंने एसआई से प्रेजेंट कर दिया, आपने स्कूल लाइफ में इसको फॉर्मूला लिखा होगा, बताओ एसआई का फॉर्मूला क्या आता है। फिर हम तो फॉर्मूले से पढ़ने नहीं वाले, लेकिन एसआई का फॉर्मूला भी आता है, किसी को पता है, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता था ना, क्या है, P इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय 100। ये क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो P इंटू आर इंटू एन करो, डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। ये मिलता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अगर लगा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो इंटरेस्ट मिला उसके फिर इंटरेस्ट लगता चला गया तो ये बर्बाद भी कर जाता है। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा कि आपको सर लोन कभी चुकता नहीं होगा, लोन कभी क्लियर ही नहीं होगा। ऐसे चक्कर में पड़ जाते लोग कि कितना भी कमाई करो, ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया, लाइफ बर्बाद हो जाती है अगर लोन के चक्कर में आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। फिर दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में समानता यह है कि सिंपल इंटरेस्ट कभी कभार कंपाउंड इंटरेस्ट के बरोबर भी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम भी आ जाता है। कब सेम आएगा? जब नंबर ऑफ ईयर की वैल्यू 1 ईयर हो। अगर 1 ईयर के लिए लोन लिया जाए और भले आप सिंपल इंटरेस्ट से लो और कंपाउंड इंटरेस्ट से लो, तो दोनों का चार्जेस क्या होता है? सेम ही आता है। अब ध्यान से देखना बात कैसे है। अभी दशहरा आने वाला है, ज्यादा तो लोग दशहरा के दिन एक प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। घर घर में वो एक आदत बनी है, क्या परचेस करते हैं? गोल्ड परचेस करते हैं दशहरा, ओके। और क्या परचेस करते हैं? गाड़ी, ये परचेस करते हैं। गाड़ी परचेस करने के लिए जाने वाले लोग लगभग सभी के सभी, मैक्सिमम कैटेगरी इंडिया में वो लोन पे ही लेती है, लोन पे परचेस करते हैं। थोड़ा सा डाउन पेमेंट किया, लोन किया, बाकी का ये भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। लोन पे लेने के बाद आपका जो जो पर्सन आपको सेल कर रहा है उससे हर बार इसके ऊपर डटे रहना, 1 साल में लोन क्लियर करना है। वो आपको कन्विंस करेगा, सर बहुत बर्डन हो जाएगा 1 साल के लिए, 2 साल ले लो सर, 2 साल ले लो। वो क्यों 2 साल कर रहा है पता है? उसको इंटरेस्ट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और वो कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट से चार्ज नहीं करेगा, वो आ जाके किसके ऊपर जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको पता है 1 साल के लिए अगर मैं लोन दूंगा ना इसको, तो ये 1 साल के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सेम ही होगा, तो इससे ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर पाऊंगा। 2 साल अगर कर दिया तो इसके चक्कर में ये यहां पर फंस जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर समझना जरूरी है, नोट डाउन कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। अब ये तो पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और लगभग सभी जो जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। कैसे ज्यादा आएगा उसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में, प्रैक्टिकली। मान लो एक पर्सन यहां पर मैं बना रहा हूं, ये पर्सन, इसने बैंक से लोन लिया, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू है 10,000 रुपीज, 10,000 का लोन लिया। ध्यान से देखिए, अब समझते हैं कैसे। 10,000 का लोन लिया, बैंक कह रही कि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया था 10% का, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। अब ये पर्सन कह रहा है कि 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 2 साल में पैसे बैंक को वापस करने वाला, यानी एन की वैल्यू आ गई 2 ईयर्स। सही है? अब आप 2 साल में जब रिटर्न करोगे तो बैंक जानती है कि ये 2 प्रकार से पैसा रिटर्न कर सकते हैं इससे, या तो सिंपल इंटरेस्ट से लेंगे, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। अब डिफरेंस देखो कैसे वर्क करता है। मैंने कहा कि चलो मैं सिंपल इंटरेस्ट से यहां पर पैसे देता हूं और नीचे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से लिखेंगे। ठीक है, ये यहां पर साथ में ही देख देते हैं। यहां पर लिखा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये अलग अलग है। दोनों से कैसे डिफरेंस आएगा, कैसे विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर पाएंगे, इसको देख लेते हैं। कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाते। आप बताओ, ये जो कितने पैसे लिए थे, कितने परसेंट से लिए? तो पहले 2 साल के लिए लिए तो सिंपल इंटरेस्ट क्या गया? 10,000 लिया 10% से। तो बताओ 10,000 का 10%, 1,000। 1,000 तो हम लोग कहेंगे पहली बार जो पहले साल का इंटरेस्ट लगेगा 1,000, 1,000 रुपए उसको इंटरेस्ट लग गया। लिखना मत, हाँ सिर्फ समझे, 1,000 इंटरेस्ट लगा। लेकिन ये पहले साल के लिए लगा, अगले साल भी लगना है 2 साल, तो अगले साल भी क्या करेगा? 1,000। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट कहता है मैं कांस्टेंट होता हूं, मैं कभी बदलता ही नहीं हूं। पहले साल जितना लगा अगले साल भी उतना ही लगेगा। तो 1,000 प्लस 1,000 कितना? 2,000। इसका सीधा आंसर आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी बन जाएगी 2,000, क्योंकि आपने 1 साल का 1,000 रुपए तो 2 साल के 2,000 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करता है? यार 10,000 है, 10% लिया, पहले साल के लिए तो इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल के लिए 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा? 1,000। स्टेप ध्यान से देखना कैसे गड़बड़ होगा। आगे यहां पर वो कहेगा 1 साल हुआ और 1 साल है और लगाना पड़ेगा, दोबारा इसके ऊपर 10% लेंगे, कितना? 1,000। यहां तक स्टेप समझ में? यहां तक सेम ही है। लेकिन जब इसके ऊपर दूसरे साल आप 1,000 इंटरेस्ट लगा रहे थे, तो ये क्या कहेगा? पहले साल भी तो इंटरेस्ट आया था। पहले साल इंटरेस्ट कितना आया था? पहले साल जो इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था? पहले साल इंटरेस्ट 1,000 आया था कि नहीं? हम तो दूसरे साल इंटरेस्ट लगा रहे, तो कहेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो पहला इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर भी क्या लगना चाहिए? इंटरेस्ट लगना ही चाहिए। तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, कितने परसेंट से? 10% से। तो बताओ 1,000 का 10% कितना?
100, तो कहेगा दूसरी बार जब इंटरेस्ट लगाएगा तो 100 में ज्यादा पैसा लूंगा। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी, CI कितना, 11,000 या 2,100। तो इसमें यहां पर बढ़ गया, इसमें यहां पर बढ़ गया। अगर मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना, आप ओरली आंसर दे सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना, 3,000। एक साल का 1,000, तो 3 साल का 3,000। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेगा, देखो नहीं नहीं नहीं, पहला साल 1,000, दूसरे साल निकालेंगे पहले के ऊपर 10%, दूसरा साल आया। तीसरा साल जब लेंगे तो तीसरा साल जब लगा रहा होगा इंटरेस्ट, वो क्या कहेगा, मेरे पहले 2 साल हो गए, पहले के ऊपर भी दूसरे के ऊपर फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है। दैट टाइम इज अ डिफिकल्ट। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं कैसे निकालना है। सपोज मैंने कहा पी की वैल्यू 10,000 रुपीज है, पी की वैल्यू 10,000, आर की वैल्यू कितनी थी, 10% है, एन की वैल्यू कितनी है, 3 ईयर, 3 ईयर मान लेते हैं। तो आप यहां पर पीआरएन का फॉर्मूला लगा दो तो भी सेम आंसर आएगा। कैसे, पी की वैल्यू 10,000, अगर किसी ने ऐसे, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा के दिया था अभी, कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, एस आई इज इक्वल टू पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, 10,000 इंटू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 10 इंटू एन की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय कितना, 100। ऐसे भी तो सॉल्व होता है, सेम ही आंसर आएगा। यानी अब जब ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको कि सर 2 जीरो इसका, इसके 2 जीरो कैंसिल, 100 इंटू 10 1,000 एंड 1,000 इंटू 3 कितना, 3,000, आपका ऐसे आंसर आएगा। तो बहुत बार तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका 10% कितना, 1,000, एक साल का 1,000, तो 3 साल का कितना, 3,000, ऐसे ही बना लेता है। ठीक है, अब यही चीज अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में फाइंड करनी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेगा, सीआई में क्या करेंगे। अब सीआई बनाते समय पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, बताओ यार पहले साल कितने परसेंट लेना पड़ेगा, 10%, इस नंबर का 10%, इसका 10%, ध्यान से समझना। पहले साल 10% यानी कितना, 1,000, यानी पहले साल का इंटरेस्ट बना 1,000। पहले साल का 1,000, दूसरे साल का भी 1,000 ही आएगा। वो कहेगा चलो दूसरा साल भी कितना था, 1,000 ही था। लेकिन जब आप दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालते थे तो पहले साल तो हुआ था ना, उसके ऊपर 10% लगना चाहिए, यानी इसका भी कितना परसेंट लेंगे, 10%। बताओ 1,000 का 10%, 100, तो यहां पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,100। चलो यहां तक समझ में आया। ठीक है, सवाल मत करना, ध्यान से देखना गड़बड़ क्या हो। तीसरा साल आया, जब थर्ड ईयर चला, थर्ड ईयर बना रहे थे, तो पहला इसका 10% निकालना पड़ेगा। इसका 10% कितना, 1,000। देखो इसे, हाँ यहाँ पर गड़बड़ होती है स्टूडेंट की, इसका 10% 1,000 हो गया। लेकिन हमारा तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल में जब इसका इंटरेस्ट मिला 1,000, तो इसके पहले 2 साल हुए, तो सबसे पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसका 10% लगेगा। तो इसका 10% मैं ऐसे लिखता हूँ, अभी थोड़ा डायग्राम देखो ऐसे बनाता हूँ, इसका 10% लगना चाहिए, इसका 10% कितना, 100 लग गया। पहले साल का इंटरेस्ट मिला, पहले साल का ही मिला, उसके बाद में भी तो एक साल आया था, कौन सा, सेकेंड ईयर, उसमें की वैल्यू कितनी है, 1,100, तो इसका भी 10% लगेगा, कितना आएगा, 1,110। तो यहां की एडिशन, अब एडिशन करनी पड़ेगी टोटल। अब एडिशन टोटल करोगे तो आप देखो कितना आएगा, ये 1,000 है, ये 1,100 है, 1,100 एंड 1,000, 2,100 में 1,000, 3,100, 3,100 में 100, 3,200, और ये, तो ये आ जाएगा 3,310। तो इतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। फिर आपको कि सर कितना लिखते बैठेंगे ना, अगर साल बढ़ते जाएगा कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स इन द सेंस, आप ये जो नंबर है जैसे इधर बढ़ गया कैसे लिखे, तो उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसके लिए बताता हूँ, ये नोट डाउन कीजिए। पहली बार इंटरेस्ट कितना मिला यार, 1,000, आप उसी के नीचे ऐसे लिखेंगे जो ट्रिक्स देखो। अब आपको 3 साल का निकालना है, तो दूसरी बार क्या किया आपने, दूसरी बार ऐसे किया, ये 1,000 था और इसी का कितना परसेंट ले लिया, 10%, तो 1,000 का 10% यहाँ पर कितना आया, 100, यानी यहाँ पर एडिशन कितनी हुई थी, 1,100। ये स्टेप समझ में है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको तीसरी बार निकालना था, तो क्या करेंगे, पूरा ऐसे निकालते नहीं बैठेंगे। पहली बार जो आया नंबर लिखा, उसमें ये ऐड किया, दूसरी बार जो ये आए कि नहीं, बस इस नंबर को लिखिएगा, वो सेम ही बनता है, इस नंबर को यहाँ पर प्रेजेंट कर देना, इस नंबर को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ये नंबर यहाँ पर आने के बाद क्या बनेगा, 1,100, ये बन गया, सेम ही हो जाएगा।
प्लस इसी का कितना परसेंट निकाल लेंगे 10%, तो इसका 10% कितना 110। तो बताओ यहाँ की एडिशन कितनी 1210 और आप सभी की एडिशन करके देखो कितना आएगा, सेम ही आएगा। कितना आएगा 3310 ही है। यानी बताना क्या है मुझे ये बताना है, अगर मुझे 4 साल के लिए आ रहा है तो मैं ये साइकिल रिपीट करूंगा, इसी का 10% लिखूंगा। 5 साल आ रहा है तो ये साइकिल लिखना, उसी का आगे 10% लिखना है। जैसे पहले 1000, तो 1000 यहां पर इसका 10%, ये नंबर आया। ये सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर के लिए चाहिए, ये नंबर रिपीट करेंगे और इसी का कितना लेंगे 10%। ये थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए आया, ये नंबर लिखेंगे, इसी का कितना लिखेंगे 10%। तो ऐसे डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, ठीक है, ये बना सकता है। तो ये मेथड है, लिखना है या रब कर दूं, बना लोगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आप इसको प्रेजेंट कर पाओगे। अब इसका टाइप नंबर 1, इसमें टाइप नंबर 1 का मतलब है, चलो आपको दोनों कंसेप्ट पता चल गया। एक ऐसा टाइप है कि जो जब भी एग्जाम में आए तो वो सिर्फ आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, इज ओनली फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आता ही नहीं है। उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको फाइंड करते समय फाइंड किया जाता है इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक टाइप आता है। इक्विवेलेंट R%, R% की वैल्यू इक्विवेलेंट कितने, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए। इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट का मतलब है अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको क्या कर दो कंबाइन करो, कंबाइन करो, बताओ कितना आएगा, ठीक है। दो प्रकार से। अब मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और ये बस इतना दिया, और नंबर ऑफ ईयर है 2 ईयर, 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगाया गया। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट से कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना लगा रहा है 10%, और कितने साल के लिए लगाना है 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 1 साल का 10%, 2 साल के लिए कितना 20%। सीधा आंसर आएगा ना, 2 साल के लिए 20% आएगा कि नहीं। 3 साल के लिए कितना 30% कंबाइन, 4 साल के लिए 40%, ऐसे डायरेक्टली कह सकते हो। लेकिन अगर यही चीज अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 2 साल का कितना 20 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो बताओ पहले साल का कितना था 10, पहले साल का कितना था 10, दूसरे साल कितना है 10, प्लस क्या होगा इसका भी कितना परसेंट 10%, इसका भी 10%। अब 10 का 10% कितना 1, तो ये कितना बन जाएगा 21%। यानी कोई भी पर्सन को 10% से 2 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो 21 बनेगा। बट सिंपल इंटरेस्ट में वो डायरेक्टली क्या होगा, एडिशन ही आएगी। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट एडिशन आएगी। तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट मेथड, पहली चीज सिंपल इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन कभी क्यों नहीं आता, उसका रीजन है, उसको पता है कि एग्जाम में स्टूडेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हुआ। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी मेथड कि हम लोग क्या करेंगे, अगर छोटा नंबर है, जैसे एक सिंपल सा नंबर है, तो मुझे इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम लोग ऐसे लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100 इज द फॉर्मूला मेथड, जिससे आप इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली बता सकते हो। अगर आपको फाइंड करने के लिए आए कि इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, फॉर्मूले से ही बता पाएंगे। अब बताओ यार इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इस पर्टिकुलर एग्जांपल 10 आएगा, 2 साल है कि नहीं 10 आएगा। तो हम लोग कहेंगे सर पहले साल का 10, अगले साल का 10 प्लस कितना 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 100, ऐसे लिखेंगे। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप जानते हो 10 प्लस 10 कितना होता है 20, ये बना 20 प्लस ये 0 और ये 0, ये दो 0 क्या हो गए हमारे कैंसल, देन 1 इंटू 1 कितना 1, तो आंसर कितना आएगा 21। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, या तो आपको ये परसेंटेज नहीं तो ये मेथड कम से कम आनी चाहिए। अब काम की बात ना, ये एग्जाम्पल एग्जाम में कभी आएगा नहीं, ऐसे है। आप जानते हो आपको 20 और 30 देगा एग्जामिनर, नहीं देगा। क्या देगा 10 पास 6 दे देगा पॉइंट में, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। तो दैट टाइम ये दोनों मेथड काम की नहीं बनेगी। लेकिन आ गया कि सर 10% 20% दोनों का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो बेस्ट वे ये फॉर्मूले से जा सकते हो। और अगर नहीं आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो आप जानते हो मैं कौन सी मेथड रेफर करूंगा, कौन सी मेथड, फ्रैक्शन चार्ट मेथड इज द थर्ड मेथड, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, R is 30% for first year,
एंड देन 20% फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले साल के लिए कितना 30%, दूसरे साल के लिए 20%। फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ सीआई। सीआई फाइंड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मान लो मैंने एसआई पूछा सिंपल इंटरेस्ट में, गलती से आपके समय आ गया पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, दूसरे साल का कितना 20%, सिंपल इंटरेस्ट में कितना कितना बनेगा 50%। पहले 30 बाद में 20, दोनों की क्या करते हैं एडिशन, वो तो डायरेक्टली बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आएगा, सीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, कितना आना चाहिए, हाँ कितना आएगा 56 आएगा। क्यों 56 आएगा, देखो दोनों मेथड समझाता हूँ। पहली मेथड वो परसेंटेज वाली मेथड, कैसे सर पहली बार कितना लगा है 30, दूसरी बार कितना कितना 20। ये क्या कहेगा पहले 30 ठीक है, दूसरी बार 20 लिया है कि नहीं, दूसरी बार 20 लिया तो इस नंबर का भी कितना चाहिए 20 चाहिए, इस नंबर का भी कितना परसेंट चाहिए 20%। दूसरी बार जो लिखा जाता है वो पहले नंबर का भी निकाला, इसका 20% है, इसका 10% कितना 3, 20% कितना 6 होगा 6, तो यहां पर 6 ऐड करेंगे। अब जैसे यहां पर 6 ऐड किया तो एडिशन देखिए, ये 20 30 प्लस 6 कितना 56, तो आपका आंसर 56 ऐसे आ जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर मुझे परसेंटेज नहीं आता तो उसके लिए डिफिकल्ट है, तो वो लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो उनको एक फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। तो बताओ x की वैल्यू कितनी 30, y की वैल्यू कितनी 20 प्लस 30 इंटू कितना 20 डिवाइडेड बाय कितना 100। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सॉल्व करोगे आप जानते हो 30 प्लस 20 कितना 50, तो यहाँ पर तो 50 बन गया, और ये इसका जीरो, ये दो जीरोस नीचे के दो जीरोस हमारे क्या होंगे कैंसल। तो आप बताओ 3 इंटू 2 कितना 6, तो यहाँ पर आया 6। व्हाट इज द आंसर 56। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक, नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट ईयर 30, then next year 40, find the equivalent rate of interest। first year 30, next year 40, what is the equivalent rate of interest। छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही बना लोगे आप, 30% देन इज अ 40%, कैसे भी लिखो तो भी आंसर सेम ही आएगा। हाँ 82, ओके 82 82 आना चाहिए लगभग। ये तो कर सकते हो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, 30 प्लस 40 की एडिशन 70, और 30 इंटू मतलब 0 0 कैंसिल होगा, 3 इंटू 4 12, 72 आ रहा है सभी का, कितना है 72% है, नहीं 82। ओके चलो, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बनाओगे। अब देखो एग्जामिनर कैसे देगा, एग्जामिनर देगा 16.66%, देन 14.28%, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप जानते हो कि सर x प्लस वाई लगा तो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मैनेज होना बहुत मुश्किल है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सॉल्व कैसे करें, एक मेथड जो सभी एग्जांपल को सॉल्व करती है इसकी मेथड है। अब बताओ 16.66 का मतलब क्या 1/6। अब लैंग्वेज सिर्फ चेंज होगी, ध्यान से समझना, इसमें ध्यान से रखें, ठीक है। और 14.28% का मतलब क्या होता है 1/7। ये पहले तो स्टेप, पहली स्टेप है, आपको ये चार्ट आना चाहिए, ये चार्ट आना चाहिए। अब ये चार्ट आ गया, उसके बाद में इसका मीनिंग क्या हो रहा है, 1/6 का मतलब है कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 6 रुपए, आपने उधार लिया 6 रुपए, आपको इंटरेस्ट कितना देना है 1 रुपए ज्यादा देना है। 1 रुपए इंटरेस्ट देने का मतलब उसको ज्यादा रिटर्न करना है, तो 6 रुपए की वैल्यू है, 1 रुपए आप ज्यादा देने वाले हो। तो आप बताओ बैंक को पैसे आपने 6 लिए थे और वापस करते समय आप 1 रुपए बढ़ा के दोगे, कितने में देगे 7 रुपए। स्टेप समझ में आई कि नहीं, ध्यान से देखिए। यहां पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी बनी, ये प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी बनी 7, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा 1 रुपए का इंटरेस्ट लगा 1 रुपए का, तो हम लोग कहेंगे 7 रुपए उधार लिए थे, 1 रुपए बढ़ा के देना पड़ेगा, कितना होगा 8। तो ये चार्ट आपके सामने ऐसे आ जाएगा। बताओ दोनों साइड में कॉमन क्या है 7, तो दोनों साइड में 7 है, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होगा। और कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सके, कौन सा नंबर है 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 4, तो फाइनली नंबर क्या आ रहा है 3 है, 3 का कितना बना 4।
तो पहले इसे समझ लेते, 3 का 4 का मतलब क्या है। प्रिंसिपल कितना है 3, ये बना प्रिंसिपल, और जो पैसे दिए गए इसको क्या कहते हैं अमाउंट, ये बना अमाउंट। 3 रुपए आपने उधार लिए, 4 रुपए आप वापस दोगे, इंटरेस्ट कितना 1 रुपए का। 1 रुपए का इंटरेस्ट बना, बट जो 1 रुपए का इंटरेस्ट बना वो किसके ऊपर इंटरेस्ट बना 3 के ऊपर बना। देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/3 into 100, व्हाट इज मीन बाय 1/3 यार 33.33%। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और आएगा अगर क्वेश्चन इसी के ऊपर इक्विवेलेंट के ऊपर तो ऐसे ही आएगा, बाकी नहीं। ठीक है, फिर उसमें 3 दे दो 4 दे दो कुछ भी दे दो, बाकी लॉजिक तो आप जानते हो, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए एग्जाम्पल। अब मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 66.66%, देन 40%, then 12.50%. What is the equivalent rate of interest? 66.66%, then 40%, then 12.50%. What is the equivalent rate of interest? सिंपल सा था, मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको चार्ट पता हो तो बन जाए। बताओ 66.66 यानी कितना 2/3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना 40% का मतलब कितना 2/5, ये स्टेप है। 12.50 कितना 1/8। चलो पहले चेक कर लेना कि आपने ऐसे लिखा था कि नहीं। अगर आपने ये प्रेजेंट किया होगा तो आप सही थे, नहीं तो यहाँ पर ही आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग होगा, तो आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर था। अब इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 3, और 2 रुपए उसको इंटरेस्ट देना है, तो देंगे कितने 5 रुपए। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे हमारे पास 3 रुपए था, 3 के ऊपर 2 रुपए इंटरेस्ट बना और बन गया उसका अमाउंट की वैल्यू 5। ये स्टेप समझ में। दूसरी बार आपका प्रिंसिपल कितना था 5 था। अब 5 रुपए का प्रिंसिपल है, आप कितने रुपए बढ़ा के दोगे 2 रुपए बढ़ा के देंगे तो कितना देंगे 7। लास्ट में हमारा प्रिंसिपल कितना था 8, 8 के ऊपर कितना पड़ेगा 1 रुपए बढ़ा के देंगे तो कितना हो जाएगा 9। चलो यहां तक चेक करो, ये समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर है। अब आपके सामने दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कॉमन कौन कौन सा है 5 से 5 क्या आंसर, ये क्लियर। और कौन सा 3 डिवाइड करेगा ना यार, 3 को डिवाइड कर दो, ये कितना 3 3 चलो ये स्टेप समझ में। तो अब फाइनली तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, तो यहां से क्या आएगा 8 ही आएगा, और इस जगह पर 7 into 3 कितना 21 आएगा। तो आप बताओ 8 रुपए की उधार लिया था और 21 रुपए देना पड़ा, तो कितना इंटरेस्ट हो गया हाँ 13 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 13 रुपीज वापस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा 13 डिवाइडेड बाय कितना 8 into 100, ऐसे परसेंटेज बनेगा कि नहीं। तो फिर ये आंसर आना चाहिए, व्हाट इज द आंसर। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, आपको होगा सर 1300 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 8 करते हैं। 8 1 जार 8, 8 जाने के बाद बचा कितना 5 बचेगा। 5 के ऊपर क्या लगेगा 0, तो 50, तो 8 कितना 6 जार, 8 6 जार कितना 48, 48 जाने के बाद बचा कितना 2, 2 के ऊपर 0 20, 8 2 जार कितना 16, 16 जाने के बाद बचा कितना 4, तो 4/8 यानी 1/2, 1/2 का मतलब कितना 50, 162.50 इज द आंसर। ठीक है, एक हिंट बताओ गलती कैसे हो रही थी। अरे जो आंसर आएगा कि नहीं वो इनकी एडिशन इसकी एडिशन और इनकी एडिशन से क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा 11.11%, देन 12.50%, देन 9.09%, 9.09%, देन 10%। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। गड़बड़ हो गया कि जिससे देखना पड़े। 11.11 कितना 1/9, ये पहले नंबर देख लो बस है। 12.50 कितना 1/8, 9.09 कितना 1/11, और 10% कितना 1/10। चलो इसमें किसने गड़बड़ नहीं किया पहले चेक करना, गलत हुआ था निकिता, ये सही है, इसमें सभी का सही है। ठीक, एक मिनट, आंसर भी सही है लेकिन फाइनली अलग बना दिया। ठीक है,
यहां तक सही है। इसको क्या लिखेंगे फिर, 9 रुपए उधार लिए, इंटरेस्ट को मिला के 1 रुपए ऐड करके कितना देना पड़ा, 10। ये सभी ने लिखा ऐसा। दूसरा, 8 रुपए उधार दिए और 1 रुपए ऐड करके कितना दिया, 9। 11 लिए होंगे, ऊपर भी एक है, ऐड किया कितना करेंगे, 12। 10 लिए होंगे, एक नंबर ऐड करेंगे कितना होगा, 11। अब मुझे पहले बताओ कि ऐसा कितने स्टूडेंट ने लिखा, ऐसे प्रेजेंट कितना कर दिया। तो सभी ने ऐसे अगर किया तो आंसर तो आना ही चाहिए था। हाँ, ये 10% लिया। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, क्या मतलब 50% ही आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। फिर तो सॉरी यार, फिर तो मेरे से ही गलती होगी। एक मिनट देख लेते हैं। 9 से 9 क्या होगा, कैंसल। 10 से 10 कैंसल। 11 से 11 कैंसल। तो नंबर क्या बना, 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 3। हाँ, तो 50% इज द राइट आंसर है। 2 का 3 यानी 1 नंबर बढ़ा, तो 1/2 इंटू 100। हाँ सही। नहीं, मेरे पास नहीं, क्या जो आंसर था मुझे लगा कि वो 36.36 और ये दूसरा नंबर था। हाँ सही है, 50% इज द राइट आंसर। 50% वाली करेक्ट है। ये रब करता हूँ। देखिए अब क्या बताना था मुझे, मुझे ये कहना है कि जब भी अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा दिया है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 16.66% का, ये ऐसे दे दिया, जो भी दे दिया जाए, ठीक है, आप क्या देखो कैसे करोगे। 16.66% का फ्रैक्शन नंबर कितना होता है ये पहले देखें, 1/6। ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो 1/6, ये 1/6 है। अब ये 1/6 का मतलब क्या बनेगा, इसको ध्यान से देखना। हर टॉपिक में आपको इसका फ्रैक्शन नंबर पता है, मैंने डिस्काउंट के समय भी पढ़ाया, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा है, एमआरपी में भी बताया, सेलिंग प्राइस में भी बताया, सब कुछ जगह पर पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका वर्क कैसे करता है, ये जो डिनोमीटर है इसको ऑलवेज क्या रीड करेंगे, प्रिंसिपल। तो यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी बन गई, 6। प्रिंसिपल की वैल्यू 6। प्रिंसिपल के ऊपर ही क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये 1 रुपए जो है वो क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आया, यानी आप कह सकते हो ये इंटरेस्ट आने के बाद आप कहोगे कि 6 रुपए अगर उधार लेते हैं, 1 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वापस जब करेंगे, वापस करते समय आपने कितना दिया था, 7 रुपए। 7 देंगे ना, ठीक है। तो वो जो 7 है उसको क्या कहेंगे, अमाउंट। बस लैंग्वेज ऐसी बदलेगी। 6 रुपए का उधार लिया, 1 रुपए आपने इंटरेस्ट बना के अमाउंट कितना दे दिया, 7 रुपए, ये बनेगा। बाकी सेम ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो और इसी मेथड से डिफिकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया जा सकता है। कुछ सिर्फ लिखा के दे रहा हूँ, बस गिवन लिखता हूँ, स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि एज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड। देखो एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, मान लो ये रब करता हूँ। हाँ, अभी देखो एग्जाम्पल कैसे आएगा। पी की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू ऐसे दे दी जाए, या आर की वैल्यू है 10%। आर की वैल्यू है 10%। टाइम की वैल्यू है 2 ईयर, 2 साल का टाइम, 2 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करना है, कितना आएगा। जबकि अमाउंट की जो वैल्यू है उसकी कीमत दी है, अमाउंट की वैल्यू की कीमत दी है 2042। तो सॉल्व कैसे करें, ठीक है, कैसे सॉल्व करें। आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। बस मैंने आपको एक ही चीज बताई कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बस इतना ही बताया, बाकी कुछ भी नहीं बताया मैंने। तो फिर मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा कि सर अब 10% तो वैसे बेसिक है, 10% आप डायरेक्टली बना पाओगे, चार्ट से बना पाओगे, वे अलग अलग मेथड है। तो पहली बेसिक मेथड कि मैं फॉर्मूला में न जाऊं और मैं डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट से कैसे बना सकते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए परसेंटेज की बात की जाए, 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाय कितना, 100, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज ऑलवेज 100। ठीक है, ध्यान में रखना, प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा कितना होती है, 100%। हुआ कि नहीं। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। दो पहले मेथड बता दो अलग अलग। तो आप क्या कहोगे, सर पहले साल जो था ना वो 10 होगा, अगले साल भी कितना होगा, 10 ही होगा। होगा कि नहीं, अगले साल 10 होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो हम लोग कहेंगे उसके बाद में जो आएगा ये 10 के ऊपर 10% लगाना पड़ेगा। तो 10 का 10% कितना है, 1। तो आप बताओ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी परसेंट आ गई,
21%। एक ऐसी मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू आपकी आ गई 21%। चलो ये समझ में आए, कंपाउंड इंटरेस्ट में 21% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल की वैल्यू ऑलवेज परसेंटेज में कितनी होती है? 100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा परसेंटेज में कितनी कंसीडर करनी है? 100। ये स्टेप समझ में। तो मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट 21, इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना? 100, तो अमाउंट कितना? अमाउंट का मतलब है पैसे रिटर्न करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के रिटर्न करते हैं ना, तो अमाउंट कितना होगा? 121। क्योंकि अमाउंट में दोनों का क्या करते हैं हम लोग? एडिशन। अमाउंट में दोनों का क्या करेंगे? एक मिनट रुको। ठीक है, अमाउंट में दोनों का क्या कर रहे थे? एडिशन। दोबारा लिख देता हूँ। हाँ, नंबर प्रिंसिपल की वैल्यू, एक मिनट, क्या क्या दिया था एक बार बताओ मुझे, क्या हुआ? हाँ हाँ, एक मिनट, आ सकता है शायद। नहीं, वो पूरा क्लियर होने के बाद नहीं आएगा शायद। ठीक है, दोबारा देख लेते, सॉरी। ठीक, आर की वैल्यू कितनी थी? 10% है। एन की वैल्यू 2 ईयर की है। अमाउंट की वैल्यू दिए हैं 242, और आपको सी आई की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऐसा एग्जांपल अभी दिया हम लोगों ने। तो मैंने कहा मुझे फॉर्मूला ही पता नहीं, तो भी मैं कैसे इसे सॉल्व करूं। तो पहले हम लोगों ने देखा पहले साल का 10% है, तो अगले साल भी 10 होगा। ठीक है, और ये जो 10 आएगा इसके ऊपर भी कितना लेना पड़ेगा? 10%। तो ये कितना आएगा? 1। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कितना बन जाएगा? 21। ये हमें पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 21 बनता है तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 100 ही होती है। ये ध्यान में रखना, प्रिंसिपल परसेंटेज में 100 होता है। तो मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट 21 और प्रिंसिपल 100, दोनों को मिला के क्या होता है? अमाउंट होता है कि नहीं? तो अमाउंट का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना? 121। तो हम लोग कहेंगे सर अमाउंट का परसेंटेज तो बना 121%, और 121% की कीमत हमें दी गई है, कितने रुपए की है? 242। ये पैसा है, ये परसेंटेज है, दोनों अलग अलग चीज होते हैं। तो 121% की वैल्यू है रुपए 242। यहां तक स्टेप समझ में? आपको क्या फाइंड करने के लिए पूछा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 21। तो हम लोग लिखेंगे 21% की वैल्यू कितनी आएगी, बस ये सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोबारा देखिए, परसेंटेज यहां तक आ गए, ये लिखा, ऐसे सॉल्व किया, ऐसे निकालेंगे। अब जब ऐसे प्रेजेंट किया जाता है तो बात ये बनती है, इसे सॉल्व कैसे करते थे? आमने सामने डिवीजन, ऊपर नीचे डिवीजन, क्रॉस क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो 121 वन जार, ये कितना? 2 जार, और 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू कितनी? 42। तो 42 रुपीज द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता ही नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, लेकिन आप इस वाली मेथड से अच्छी तरह से बना सकते हैं। फॉर्मूले से जाओगे बहुत लेंदी बनेगा। ठीक है, तो अभी तो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, दो टॉपिक को सिर्फ समझ रहे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है जो परसेंटेज में। ठीक है, दूसरी मेथड बता दो, नोट डाउन कीजिए इसे। 10% कितना होता है? 10% का मतलब कितना? 1/10। 1/10 का मतलब समझ रहे हो कि प्रिंसिपल की वैल्यू 10 है, इंटरेस्ट कितना देना है? 1। तो कितना पेड करेंगे? 11 रुपए। कितने साल तक करेंगे? 2 साल तक। तो मैं ऐसा कह देता हूं, हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू 10 है, 1 रुपए इंटरेस्ट जाएगा, तो 11 पेड करना पड़ेगा पहले साल के लिए। दूसरा साल भी 10 ही है, 1 रुपए इंटरेस्ट जाएगा, तो पेड करना पड़ेगा 11। चलो यहां तक स्टेप समझ में? ये बना। तो ये बनने के बाद मैंने कहा कि अब कोई कैंसिल कर सकते हैं क्या? कोई भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई, बताओ 10 × 10 कितना? 100, और 11 × 11 कितना? 121। चलो यहां तक समझ में आया? तो बताइएगा, यहां से आगे तो कुछ बना नहीं पा रहे थे, तो बताओ प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी? 100, यानी 100 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। अमाउंट की वैल्यू कितनी? 121। अमाउंट की वैल्यू है 121। दोनों का डिफरेंस को कहेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पैटर्न है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का डिफरेंस है? 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बनी 21। ठीक है, अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर 121 जो यूनिट है उसकी कीमत हमें पता है, कितने रुपए की थी? 242। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 21। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बस ये फाइंड करना है, ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब ये 1 जार, ये कितना? 2 जार, और 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 42। तो ये एक मेथड है जो सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट मेथड।
मान लो प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करना है, प्रिंसिपल की वैल्यू दी नहीं है, आर की वैल्यू है 16.66%, एन की वैल्यू है 2 ईयर, हाँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है ₹78। तो बताओ प्रिंसिपल कितना आएगा? अभी सवाल मत करना, अभी रुक जाएगा आप, ठीक है? कैसे बनाया गया इसका रीजन समझ लेते हैं। आप एक बात बताओ, ये जो परसेंटेज है ये कितना है? 16.66, यानी कितना? 1/6। कितनी बार? 2 बार। तो 1/6 का मतलब 6 का 7 देना पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट इसे ऐसे भी लिखेंगे, 6 रुपए का 7 देना पड़ेगा पहले साल, ठीक है? सेम 6 रुपए का 7 देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो आप जानते हो 6 × 6 कितना? 36, और 7 × 7 कितना? 49। ये स्टेप समझ में है आपको? यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 36, अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 49, दोनों का डिफरेंस कितना? 13। तो सीआई की वैल्यू कितनी? 13। चलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दो मुझे। आ गया? तो मैं कह सकता हूँ 13 यूनिट की वैल्यू तो हमारे पास थी कितनी? 78। अभी सीआई दिया है ना यार, उस समय पर ये दिया था, अभी ये सीआई है, तो जो वैल्यू दिया है उससे कंपेयर करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 13 यूनिट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 13 यूनिट का मतलब कितना, कितने रुपए? 78। चलो यहां तक समझ में आएगी नहीं, बता दो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? अमाउंट की चाहिए, प्रिंसिपल की चाहिए? प्रिंसिपल। जिसकी वैल्यू चाहिए वो लेना पड़ेगा, अमाउंट दिया है तो अमाउंट ले लेंगे। तो प्रिंसिपल यानी 36, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको सॉल्व करना है। ऐसे एग्जांपल बनेगा। तो आप जानते हो आमने सामने डिवाइड, अप डाउन डिवाइड, 13 1 जार 13 कितना? 6 जार, और 6 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू आएगी 216 इज द आंसर। तो कोई इसे ऐसा भी कर सकता है, 6 का 7, 6 का 7, तो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो भी नंबर सेम ही आएगा। ठीक है, बस ये आपको हैंडल कर, ठीक है? क्लियर बना पाओगे? एक लास्ट एग्जांपल, ठीक? अगर ये समझ में आ गया लास्ट वाला, तो मैं मान लेता हूं कि ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फाइंड करते हैं। आखिरी एग्जांपल है, हर बार थोड़ा सा नंबर चेंज करो। पहले क्या फाइंड करने के लिए आया? पहले अमाउंट दिया था, फाइंड क्या करना था? कंपाउंड इंटरेस्ट। इस एग्जांपल में क्या दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल। अब क्या करूंगा, अब दिया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड करना है अमाउंट। थोड़ा अलग अलग लेके आएंगे, ठीक है? अब देखो मेथड एक ही है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या दिया है, सीआई की वैल्यू गिवन है, सीआई इज गिवन 48 रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 48 रुपीज। टाइम इज गिवन है 2 ईयर, 2 साल का टाइम है, 2 ईयर्स। R1 गिवन है, R1 गिवन है 11.11%, और R2 गिवन है, मतलब R2 गिवन है 12.50%। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट, अमाउंट की वैल्यू क्या है। इसमें चेंज क्या हुआ, बस उसने R1 R2 दे दिया। R1 R2 क्यों दिया होगा? रीजन क्या है क्यों दिया R1 R2? दो अलग अलग परसेंटेज है। अगर ये सेम होता तो वो डायरेक्ट आर ही कहेगा, लेकिन पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, दूसरे साल का अलग है, इस वजह से R1 R2 देना पड़ा उसे। ठीक है, चेक करें कितने स्टूडेंट का 240 आ रहा है। 240 इज द राइट आंसर, 240 वाले स्टूडेंट करेक्ट है। आपने ये देखा कि 11.11 का मतलब 1/9, 1/9 का मतलब 9 रुपए उधार लिए, कितने देना पड़ेगा? 10 रुपीज। ये क्लियर है यार, 1 रुपए बढ़ा के देंगे। 12.50 का मतलब कितना है? 1/8 है। ये पहले पता है करके नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर लगा सब नहीं समझ में आ रहा रुका देना। 1/8 का मतलब 8 रुपए उधार लिए होंगे, कितना देना पड़ेगा? 9। ये बना आपका चार्ट। बताओ कितने स्टूडेंट ने ये चार्ट ऐसे बनाया? ठीक है, तो जिनका चार्ट बना वो क्लियर आएंगे। ठीक है, 9 से 9 क्या होगा? कैंसिल। और किससे कैंसिल कर सकते हैं आप 9 के 9 के अलावा? 2 से डिवाइड करो, ये कितना? 4, और ये कितना? 5। यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 4। अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 5। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको इंटरेस्ट कहता है। अब दोनों का डिफरेंस कितना? 5 और 4 का डिफरेंस 1। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया सीआई। तो सीआई की वैल्यू 1 है, बट सीआई के पैसे की वैल्यू कितनी है? 48। तो हम लोग कहते हैं 1 की वैल्यू 48 थी।
एक की वैल्यू 48 थी। अगर एक की वैल्यू 48 है और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अमाउंट की, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 5, तो ए की वैल्यू आएगी 5 इंटू कितना रुपए 48 रुपए, 5 इंटू 48 करो आंसर आएगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 8 40, 0 4 कैरी 5 इंटू 240, 240 इज द आंसर।